वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। पीडियाट्रिक का नर्वस सिस्टम उससे रिलेटेड है। न्यूबॉर्न की नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिजीज होती है, तो ये हम अब देखते हैं। पीडियाट्रिक का MSN स्टार्ट हो गया। इससे पहले हमने 4 वीडियो और बनाए, उसमें काफ़ी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो वो पीडियाट्रिक के थ्योरी बेसिस से थे। अब पीडियाट्रिक MSN यानी अब सिस्टम वाइज चलेंगे। नर्वस सिस्टम, उसके बाद GI सिस्टम। सिस्टम वाइज MCQ करवाने से क्या फ़ायदा रहेगा, एक तो जैसे आपने नर्वस सिस्टम की थ्योरी पढ़ ली, आप उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। और जो चीज़ जो आपके नोट्स में नहीं मिली हो, आपने कहीं से थ्योरी पढ़ी हो, वहाँ से आपको नहीं मिली हो और इस क्वेश्चन में मिल गई हो, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या आपका ओवरव्यू बहुत फ़ायदा होगा। एंड देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाइड्रोसिफेलस विच फ्लूड इज abnormally accumulated in brain? ऑप्शन ए सीरुमन फ्लूड, ऑप्शन बी एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन सी CVF एंड ऑप्शन डी CSF। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका रैशनल बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी CSF। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इन हाइड्रोसिफिलस में कौन सा फ्लूड अब नॉर्मली एक्यूमुलेटेड हो जाता है? अब नॉर्मली इन द सेंस जितनी उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है उससे ज़्यादा एक्यूमुलेटेड हो जाता है ब्रेन में। उस डिजीज को अपन क्या बोलता है? हाइड्रोसिफिलस। और कौन सा फ्लूड होता है? CSF। क्या फुल फॉर्म? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो हम इसमें अब आगे देखते हैं। तो ये तो होगी डेफिनेशन हाइड्रोसिफिलस की। अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ CSF विद इन द ब्रेन इज नोन एज हाइड्रोसिफिलस। अब एक बात करते हैं CSF फ्लो की। CSF का फ्लो कैसा होता है, का प्रोडक्शन होता है CSF का, और कहाँ जाके अब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं CSF फ्लो में कोरोइड प्लेक्सस। थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। कोरोइड प्लेक्सस में प्रोडक्शन होता है CSF का, ठीक है। प्लेक्सस यानी क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। प्लेक्सस यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उसको बोलते हैं प्लेक्सस। तो कोरोइड प्लेक्सस से प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्या आता है? ये लेटरल वेंट्रिकल्स में, ब्रेन के दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है। लेटरल वेंट्रिकल्स दोनों राइट और लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद ये आता है थर्ड वेंट्रिकल्स में। लेटरल वेंट्रिकल से आएगा थर्ड वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आएगा? इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, IVF, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, या इसी का एक और नाम है फोरामेन ऑफ मोनेरो, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल से कहा आ गया थर्ड वेंट्रिकल में, एंड थर्ड वेंट्रिकल से आएगा ये फोर्थ वेंट्रिकल में। थर्ड से आ गया फोर्थ वेंट्रिकल में। ये किसके थ्रू आया? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। एंड नेक्स्ट फोर्थ वेंट्रिकल से एक आ जाएगा फाइनली सब आराक्नोइड स्पेस में। सब आराक्नोइड स्पेस में जाएगा किसके थ्रू? 3 फोरामेन होती है, 2 तो फोरामेन ऑफ लस्का, एक फोरामेन ऑफ मिगेंडी। फोर्थ वेंट्रिकल से सब आराक्नोइड स्पेस में किसके थ्रू जाएगा? फोरामेन ऑफ लस्का एंड फोरामेन ऑफ मिगेंडी। फोरामेन ऑफ लस्का 2 होती है, फोरामेन ऑफ मिगेंडी 1 होती है। सब आराक्नोइड स्पेस, सब आराक्नोइड स्पेस में ये जाके अब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका। किसके थ्रू हो जाएगा? सब आराक्नोइड विलाई के थ्रू इसका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था CSF फ्लो। अब सब आराक्नोइड स्पेस 3 मेनिंजेस होती है ब्रेन इसमें, CNS में, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। तो अरेक्नोइड मैटर मिडिल लेयर होती है, ड्यूरामेटर सबसे ऊपर एंड पायामेटर सबसे अंदर, इनर मोस्ट लेयर। तो जो अरेक्नोइड लेयर है इसके नीचे सब अरेक्नोइड स्पेस में इसका अब्जॉर्प्शन होता है। सब अरेक्नोइड विलेय होती है वहाँ, वो इनका अब्जॉर्प्शन करता है। तो क्या था क्वेश्चन? हाइड्रोसिफिलस में कौन सा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है? CSF का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फॉलोइंग विच वन हैज नैरोएस्ट डायमीटर? ऑप्शन ए इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ऑप्शन बी एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, ऑप्शन सी फोरामेन ऑफ लस्का एंड ऑप्शन डी फोरामेन ऑफ मिगेंडी। आप अपना आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इन फॉलोइंग, इनमें से किसका सबसे नैरोएस्ट डायमीटर होता है? नैरोएस्ट डायमीटर इन चारों में से किसका होता है? अब ये अपन ने देखा थे चारों क्या होते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन किसके किसके बीच में? थर्ड और फोर्थ के बीच में। एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस किसके, सॉरी, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन तो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में। एक्विडक्ट सिल्विस थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में। और ये दोनों कहाँ होती है? फोर्थ वेंट्रिकल और सब आराक्नोइड स्पेस के बीच में, ठीक है। तो इनमें से पूछे नैरोवेस्ट डायमीटर इन चारों में से किसका होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। इसका डायमीटर सबसे नैरोवेस्ट होता है,
इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्लूइड जमा होने के चांसेस यही होता है, मोस्ट कॉमन स्पेस भी यही है। अगर हाइड्रोसिफेलस होता है तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस में CSF एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि नैरो डायमीटर होता है तो फ्लूइड CSF वहाँ जमा हो सकता है। तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस का डायमीटर सबसे नैरोवेस्ट होता है इन चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिस्ट फॉर्मेशन जस्ट पोस्टीरियर टू फोर्थ वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज? ऑप्शन ए डेंडी वॉकर सिंड्रोम, ऑप्शन बी आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम, ऑप्शन सी मैक्विन साइन, या ऑप्शन डी कूलन साइन। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेंडी वॉकर सिंड्रोम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सिस्ट फॉर्मेशन, जस्ट जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके पोस्टीरियर में एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंडी वॉकर सिंड्रोम। ये भी क्या करता है? सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा अगर फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे, तो ये कोज करेगा हाइड्रोसिफेलस, क्योंकि CSF का जो फ्लो है उसमें उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे हाइड्रोसिफेलस होगा, ठीक है। अब क्या होता है, CSF का जो फ्लो होता है वो दो टाइप का होता है। तो कम ऑब्स्ट्रक्शन दो टाइप के होते हैं, तो कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो होगा नॉन कम्युनिकेटिंग है, डेंडी वॉकर सिंड्रोम नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का हाइड्रोसिफेलस है। अब कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है CSF का, या फिर अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दो कारण हो सकते हैं कम्युनिकेटिंग में, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फ्लो तो पूरा सही है, लेकिन या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया CSF का, या फिर अब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो इनकी वजह से क्या होगा, CSF का लेवल बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा? हाइड्रोसिफेलस। तो ये तो हो गया एक कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। नॉन कम्युनिकेटिंग यानी इसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है हाइड्रोसिफेलस के फ्लो में, CSF के फ्लो में, तो उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। अब जैसे कि ये बताया, सिस्ट फॉर्मेशन, जो पोस्ट फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसके पीछे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या होगा? CSF का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? नॉन कम्युनिकेटिंग, यानी कोई ना कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे नेक्स्ट बात करें आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम की, ये क्या होता है? आर्नोल्ड चियारी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? हर्निएशन हो जाता है, किसका? सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम का, स्पाइनल कोड में सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम का हर्निएशन हो जाता है, किस में हो जाता है? स्पाइनल कोड में। तो ये भी क्या करता है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कोज करता है। नेक्स्ट है मैक्विन साइन, तो ये दोनों तो हो गए कोज हो गए हाइड्रोसिफेलस के, नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप के। अब नेक्स्ट है मैक्विन साइन, ये क्या साइन एंड सिम्टम है हाइड्रोसिफेलस का। इसमें क्या होता है, जो स्कल के सूचर होते हैं वो पतले हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं वाइडली। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो थिन एंड वाइडली सेपरेटेड स्कल बोन प्रोड्यूस क्रैक्ड पोर्ट साउंड ऑन परकसन। तो जब भी हम परकसन करेंगे तो क्रैक्ड पोर्ट, यानी क्रैक आया हुआ पोर्ट होता है उसके जैसा साउंड आएगा जब भी परकसन करेंगे। क्यों? क्योंकि थिन एंड वाइडली सेपरेटेड स्कल बोन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मैक्विन साइन, ठीक है। एंड ये है कूलन साइन। कूलन साइन पैंक्रेटाइटिस में होता है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। कूलन साइन पैंक्रेटाइटिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कूलन साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, all are clinical manifestation of hydrocephalus except option A bulging frontanels, option B narrowed scalp vein, option C frontal bossing and option D increase head circumference। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया? ऑल आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइड्रोस एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट वाला सवाल है, इसमें से 3 तो हाइड्रोसिफिलिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, एक नहीं है। तो आपको बताना कौन सा वाला इसका साइन एंड सिम्टम नहीं है हाइड्रोसिफिलिस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोड स्काल्प वेन। हाइड्रोसिफिलिस में स्काल्प वेन नैरो नहीं होती, जबकि डायलेटेड होती है, डायलेटेड स्काल्प वेन होती है, ना कि नैरो। तो बाकी बल्जिंग फ्रंटनल्स होता है, CSF बढ़ जाएगा तो फ्रंटनल्स क्या बल्ज करेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा बल्जिंग करेंगे। बल्जिंग यानी तो वो नॉर्मल से, अगर एक तो नॉर्मल होता है फ्रंटनल्स बल्जिंग, एक उससे ज़्यादा होता है, CSF ज़्यादा हो गया तो बल्जिंग फ्रंटनल्स होंगे। स्काल्प वेन डायलेटेड होगी क्योंकि CSF ज़्यादा होगा, तो वेंस डायलेट रहेगी। फ्रंटल बॉसिंग यानी फ्रंटल बोन थोड़ी उभरी हुई रहेगी, फ्रंटल बॉसिंग। एंड हेड सर्कम्फेरेंस नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा न्यू बॉर्न बेबी में।
तो ये सब किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? हाइड्रोसिफिलस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, VSNT is used in hydrocephalus treatment which connect brain ventricles to option A right atrium, option B left atrium, option C pulmonary aorta and option D any of the above। तो अपना आंसर लिख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा उसके बाद अपना आंसर बताइए। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। VSNT, VSNT क्या होता है? VSNT क्या है? हाइड्रोसिफिलस के ट्रीटमेंट में यूज लिया जाता है, ठीक है। सर्जरी होती है एक हाइड्रोसिफिलस के न्यूबॉर्न बेबी पेशेंट में, VSNT एक संट यूज लिया जाता है, VSNT, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया VSNT इज यूज इन हाइड्रोसिफिलस ट्रीटमेंट विच कनेक्ट ब्रेन वेंट्रिकल्स टू, जो कि कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन वेंट्रिकल्स को। किससे कनेक्ट करता है? अब ये पूछा गया है। जैसे V का मतलब तो हो गया वेंट्रिकल्स, अब A का मतलब क्या है? ब्रेन वेंट्रिकल्स को किससे कनेक्ट करता है? VSNT। संट किसी दो के बीच में होता है, तो वेंट्रिकल्स और किसके बीच में? VSNT होगा। तो ऑप्शन ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी पल्मोनरी एरोटा या ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट एट्रियम। तो VSNT किस किस के बीच में होता है? ब्रेन वेंट्रिकल्स और राइट एट्रियम के बीच में होता है। VSNT कब यूज लेता है? हाइड्रोसिफिलस के ट्रीटमेंट में, ठीक है। और मेनली नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस होता है, उसी में VSNT का यूज लिया जाता है। अब VSNT क्या होता है, संट क्यों यूज लेते हैं VSNT? अब जैसे नॉर्मली डेंडी वॉकर सिंड्रोम में हो गया, फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल की बात करते हैं डेंडी वॉकर सिंड्रोम। तो डेंडी वॉकर सिंड्रोम में क्या था? सिस्ट फॉर्मेशन का हो गया था फोर्थ वेंट्रिकल के पोस्टीरियर में। तो अब क्या हुआ था? CSF फ्लो आया, थर्ड वेंट्रिकल तक आ गया, लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल्स को क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया एक तरह से। तो CSF का एक्यूमुलेट हो गया थर्ड वेंट्रिकल या लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स तक की, CSF का एक्यूमुलेशन हो गया, अब वो आगे नहीं जा पा रहा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो वेंट्रिकल्स होंगे लेटरल वेंट्रिकल, वहाँ से एक संट यूज लेंगे जो सीधा कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में। तो CSF को हम सीधा बाईपास कर देंगे फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को, तो लेटरल वेंट्रिकल से सीधा CSF कहाँ चला जाएगा? राइट एट्रियम, और वहाँ इसका ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड के साथ। तो इसलिए अपन VSNT यूज में लेते हैं इसके ट्रीटमेंट में। एक और संट होता है VP संट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट, ठीक है। क्या नाम है? एक तो हो गया VSNT, एक हो गया वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट। अब वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट क्या होता है? ये भी इसको क्या कहते हैं? ब्रेन वेंट्रिकल से क्या करते हैं? पेरिटोनियल केविटी में। ये संट किस किस के बीच में होता है? ब्रेन वेंट्रिकल्स और पेरिटोनियल केविटी के बीच में। पेरिटोनियल केविटी में क्यों? क्योंकि पेरिटोनियल केविटी ये हाईली वस्कुलराइज जो होती है, वहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए CSF का अब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, और वो वहाँ से क्या होता है? CSF को वीनस चैनल में ड्रेन कर देता है। अब बात करें VSNT और VP संट, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन संट, VP संट। ये मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है VP संट को, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट में यूज लेता है हाइड्रोसिफिलस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रोसिफिलस? हाइड्रोसिफिलस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए हियरिंग लॉस, ऑप्शन बी विजन लॉस, ऑप्शन सी मेमोरी लॉस या ऑप्शन डी ऑल्फैक्टरी लॉस। तो आपको बताना है कि हाइड्रोसिफिलस का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजन लॉस। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में हाइड्रोसिफिलस है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा? विजन लॉस भी हो सकता है उस न्यूबॉर्न बेबी में। अब विजन लॉस क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका पीछे का क्या रेशनल है, क्योंकि जो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, सेकेंड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व। 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, तो उसमें सेकेंड वाली कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? जस्ट थर्ड वेंट्रिकल के पास से क्रॉस करती है, थर्ड वेंट्रिकल होता है उसके जस्ट नियरली क्रॉस होती है, कौन सी? ऑप्टिक नर्व। तो ठीक है, अब मान लो हाइड्रोसिफिलस हो गया तो थर्ड वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट होगा, तो एनलार्जमेंट होगा तो ये क्या करेगी? इसको ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगी, तो इससे क्या होगा? विजन लॉस होने के चांस। ऑप्टिक नर्व किस में हेल्प आती है? विजन के लिए, ठीक है, देखने के लिए ऑप्टिक नर्व काम आती है। तो ये विजन ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगी तो विजन लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दिस इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रोसिफिलस, विजन लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज द राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ? IQ कैलकुलेट करने के लिए राइट फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए MA + 100 अपॉन CA। और मैं MA और CA बता दूँ, MA यानी मेंटल एज और CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज।
ऑप्शन बी एम ए इंटू 100 अपॉन में सी ए, ऑप्शन सी ए प्लस 100 अपॉन में एम ए, या ऑप्शन डी सी ए इंटू एम ए अपॉन में एम ए। तो आपको बताना है कि राइट फॉर्मूला क्या है आई क्यू कैलकुलेट करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम ए इंटू 100, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए अपॉन में सी ए इंटू में 100। ठीक है, तो मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। तो इससे क्या अपन कैलकुलेट करते हैं आई क्यू, किसी भी पर्सन का आई क्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। क्रोनोलॉजिकल एज तो यानी जो आपकी एज होती है, आप कितने साल के हो, वो तो आपकी होगी क्रोनोलॉजिकल एज। और मेंटल एज डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है परफॉर्म, तो उससे अपनी मेंटल एज पता चलती है। वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ पजल्स दी जाती है, उससे अपने को मेंटल एज पता चल जाती है किसी भी इंसान की। वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से टेस्ट डिसाइड किया हुआ है, उस हिसाब से जितना आप उसमें नंबर लाते हो उससे आपकी मेंटल एज निकल के आती है। फिर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज निकाल के उसको 100 से इंटू करने से आपका आई क्यू निकल के आता है। नॉर्मल आई क्यू लेवल कितना होता है 90 से 110। तो ये क्या एक नॉर्मल इंसान का आई क्यू लेवल होता है 90 से 110। ठीक है, आई क्यू की क्वेश्चन आ जाता है। आई क्यू की खोज किसने की थी? बीनेट ने। ये फॉर्मूला किसने दिया था आई क्यू का? बीनेट ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आई क्यू अपन डिटेक्ट करते हैं मेंटल रिटार्डेशन का पेशेंट होता है उसमें डिटेक्ट करता है। ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा उसका आई क्यू लो होगा। कितने से लो होगा? बिलो 70 होगा। फिर उसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। तो जिसका भी पेशेंट का आई क्यू 70 से कम है तो उसको मेंटल रिटार्डेड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी? ऑप्शन है 2 to 6 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन बी 3 to 8 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन सी 5 to 15 mm ऑफ एच जी, या ऑप्शन डी 10 to 21 mm ऑफ एच जी। तो किससे नॉर्मल रेंज कितनी होती है सीवीपी की? अब सीवीपी क्या होता है? सीवीपी यानी सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल सीवीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो नॉर्मल कितना होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर? तो आप अपना आंसर लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 to 8 mm ऑफ एच जी। ये नॉर्मल रेंज है किसकी? सीवीपी की। ठीक है, इसी के पास में होती है राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम में प्रेशर कितना होता है? 1 to 8 mm ऑफ एच जी। ठीक है, इसीलिए अपन जब भी सीवीपी चेक करते हैं तो अपन स्पिग्नोमैनोमीटर का रखते हैं राइट एट्रियम के पास में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ मरासमस एक्सेप्ट। ऑप्शन है मसल वास्टिंग, ऑप्शन सी वेट लॉस, ऑप्शन सी एडिमा एंड ऑप्शन डी लिथार्जी। तो ये भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। 3 तो क्लिनिकल फीचर होता है मरासमस के, एक नहीं होता है। तो आपको बताना कौन सा मरासमस का क्लिनिकल फीचर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिमा। एडिमा मरासमस के पेशेंट में एडिमा नहीं होता है। एडिमा किस में होता है? क्वासियोर्कर के पेशेंट में। यही मेन डिफरेंस होता है क्वासियोर्कर और मरासमस में। मेनली क्वासियोर्कर में एडिमा दिखता है और मरासमस में एडिमा नहीं दिखता। तो ये मेन डिफरेंस इन दोनों में। बाकी मरासमस में मसल वास्टिंग होती है, वेट लॉस होता है और लिथार्जिक रहता है पेशेंट, लेकिन एडिमा नहीं होता उसमें। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्वासियोर्कर एंड मरासमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन ब्रेस्ट मिल्क PUFA PUFA इज प्रेजेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। अब ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है? फैट होती है PUFA फैट, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये आपको बताना। ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन बी सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी माइलिनेशन ऑफ नर्व, या ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ई कोलाई। तो आपको बताना है PUFA जो होती है फैट वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। PUFA किस में पाई जाती है? ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। तो आपने इसका आंसर लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइलिनेशन ऑफ नर्व। तो PUFA जो फैट होती है वो नर्व के माइलिनेशन के लिए काम में आती है। क्या फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। किसकी? PUFA की फुल फॉर्म क्या है? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये एक प्रकार की क्या होती है? फैटी एसिड होता है, फैट होती है,
जो ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। और इसका फंक्शन क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइलिनेशन ऑफ नर्व। ठीक है, अब अपन और कुछ देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये कौन करता है, ये ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, 2 अमाइनो एसिड होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, कौन से सिस्टीन एंड टोरिन। तो ये क्या हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करता है। ठीक है, अमाइनो एसिड होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, सिस्टीन एंड टोरिन, ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर में। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये कौन करता है, ब्रेस्ट मिल्क में एक फैटी एसिड पाया जाता है ओमेगा 6, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। ठीक है, एक फैटी एसिड पूफा था, वो क्या करता है, माइलिनेशन ऑफ नर्व। एक होता है ओमेगा 6, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ई कोलाई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ई कोलाई कौन करता है, ये बाइफिडस फैक्टर होता है ब्रेस्ट मिल्क में, बाइफिडस फैक्टर। तो ये क्या करता है, ई कोलाई से प्रोटेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट मिल्क के फंक्शन भी बोल सकते हैं आप, न्यूट्रिटिव बेनिफिट होता है, प्रोटेक्टिव वैल्यू होती है, तो ये अलग अलग है। तो अपन ने देखा पूफा क्या करती है, क्वेश्चन ये था अपना, पूफा क्या करती है, माइलिनेशन नर्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडियाट्रिक के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ये पार्ट 1 था, एक वीडियो और बनेगा नर्वस सिस्टम से, पार्ट 2, उसमें भी वो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे पीडियाट्रिक के। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।